Ma'am, 1 by S. Yes. I am unable to understand. It is simply 1 by S. सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था. Then we will use the formula of Laplace transform of t to the power n into e to the power at. ये सारे टर्म्स जो है वो उसी फॉर्म में है. इस फॉर्मूले से हम सारे टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं using the formula of t to the power n e to the power at. Yesterday we have discussed this formula. Who will be telling me? Anurup Khan, Kanade, E section roll number 8. Can you tell me? Anurup? No. Archit? I want to see how. Ma'am, n factorial. Yes. Ma'am, n factorial upon s minus a n plus 1. Yes, s minus a to the power n plus 1. Very good. So, simple formula we have in the formula we are writing is for integer value. It will be n factorial upon s minus a to the power n plus 1. अगर ये n integer है तो ठीक. अगर नॉन इंटीजर है तो सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल जो है वो बन जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1. बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा n प्लस 1. नॉन इंटीजर यानी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आ रही है n की. ठीक. सो वी आर हैविंग हियर फर्स्ट टर्म. इसमें पहले टर्म में देखो, पहले टर्म के लिए हमारा n का वैल्यू है 1. यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है और a की वैल्यू है -1. अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे. 3 तो हमारे पास कांस्टेंट पहले से था, ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a, दैट विल बी s माइनस ऑफ -1, दैट इज s प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1. n प्लस 1 बन जाएगा 2. ठीक. वैसे ही सेकेंड टर्म में कैसा आएगा बताओ तो फॉर्मूला. सेकेंड टर्म के लिए n क्या है और a क्या है. Ma'am, 2 and -2. Yes, n is equal to 2 and a is equal to -2. ठीक. तो फॉर्मूला क्या आएगा. 2 factorial by s plus 2 का cube. Yes, 2 factorial upon s plus 2 to the power 3. 3. राइट. वैसे ही लास्ट टर्म क्या बन जाएगा. 3 factorial by s plus 3 की power 4. Yes, s plus 3 to the power 4. ठीक. So we are getting 1 by s. न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में सारे जो टर्म्स हैं वो क्या बोलते हैं, s एक s प्लस 1 है तो एक s प्लस 2 है, एक x प्लस 3 है और इवन उनके डिग्रीज जो है वो भी डिफरेंट है. सो एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है. सिंपली तुम लोग उसके न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करके लिख लो as much as possible. So yeah, this one we are having 3 upon s plus 1 whole square plus ये आ जाएगा 6 upon s plus 2 whole cube प्लस ये भी बन जाएगा 6 अपॉन s प्लस 3 टू द पावर 4. तो ये आ गया तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन फंक्शन का. ठीक है. सो ये वाला मैंने एक क्वेश्चन सिंपल वाला लिया जिससे हम लोग फॉर्मूले को एक बार और देख लें. ये वाला फॉर्मूले को यूज करके हमने क्वेश्चन नहीं बनाया था, है ना. तो ये वाले फॉर्मूले को भी हमने देख लिया. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आई होप सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us move to the next problem. We have to find the Laplace transform of f of x. देखो जो वेरिएबल है उसके नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी तक हम लोग f of t लिख रहे थे. It doesn't matter. Only condition is that you can find the Laplace transform only when t is greater than 0. That is, अगर इसको f of x लिख रहे हो, then x should be greater than 0. That's all. It doesn't matter whether you are writing x or t. So this is our function f of x. अब इसको देख के मेरे को बताओ तो जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े क्या है वो फॉर्मूलेज यहाँ यूज होंगे. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन ऑफ ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म. क्या वो यहाँ अप्लाई हो सकता है. साइन ऑफ at का फॉर्मूला पढ़ा है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at. क्या वो यहाँ अप्लाई हो सकता है. और अगर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता. Expand
हाँ एक्सपैंड कर लेते हैं, चलो ये वाला जो टर्म है इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई थ्री. नाउ विल वी बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला? Yes, ma'am. नो. क्यों नहीं? ये चीज को अच्छे से समझ लो. जब भी हम लिखते हैं ना साइन 80 और उसका ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये निकालते हैं, means we are defining that this function sin 80 is a continuous function for t greater than 0. मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये sin 80 जो हमने लिखा है it is defined for t greater than 0 and less than infinity. मतलब 0 से लेकर infinity तक के पूरे पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस है, ये मान के हम ये फॉर्मूला बनाते हैं. क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करते वक्त हमने जब ये फॉर्मूला बनाया था तो क्या किया था, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस एस टी साइन 80, इससे ही फॉर्मूला बनाया था. 0 से लेकर इंफिनिटी तक के हम इसको तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर ये साइन 80 कंटिन्यूअस फंक्शन हो. लेकिन यहाँ तुमको क्या बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये जब x ग्रेटर देन पाई बाई थ्री होगा तब तब इसकी वैल्यू आएगी साइन ऑफ x माइनस पाई बाई थ्री. लेकिन जब इसकी वैल्यू लेस देन पाई बाई थ्री है, लेस देन पाई बाई थ्री है, तो इसको हम अंडरस्टूड कर लेंगे कि इट विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई थ्री, क्योंकि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड ही ग्रेटर देन जीरो के लिए होता है. ठीक, तो क्वेश्चन में मेंशन रहे या ना रहे, ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन इंफिनिटी है. ठीक, तो ये जो रेंज है हमारा ये ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इंफिनिटी रहता है. ठीक, सो मतलब हमको ये फंक्शन ये बता रहा है कि 0 से लेकर पाई बाई थ्री तक के ये ग्राफ जो है वो कैसा जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो यानी y एक्सिस पे, है ना. उसके बाद जैसे ये ग्राफ जैसे ही हमारा पॉइंट जो है x का वैल्यू जो है वो पाई बाई थ्री पे आ जाएगा, साइन y इक्वल टू जीरो यानी ये वाला लाइन हो जाएगा. जैसे ही पाई बाई थ्री पे आएगा तब ये फंक्शन के अकॉर्डिंग वो ग्राफ बनेगा उसका, है ना. ये बता रहा है ये फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है. देखो ये वैल्यू x इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री पे अलग वैल्यू दे रही है, लेस देन पाई बाई थ्री पे अलग वैल्यू दे रही है. ठीक, सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तो जो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है, जब तुम लोग को इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ रहता है तो ये समझ लेना कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो जनरल फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए वो एप्लीकेबल नहीं होते. हमने जो जो फॉर्मूलेज अभी बनाए हैं, साइन का, कॉस का, एक्सपोनेंशियल का, all those formulas are applicable only when the function is continuous in the whole range 0 to infinity. Now here this question is telling us that this function is not continuous from 0 to infinity, it is having a point of discontinuity at pi by 3. So यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है sin 80 का या sin और cos का वो ये अप्लाई नहीं हो सकता. ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल मूव बैक टू द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. जब भी जिस भी क्वेश्चन में तुम्हारा कोई मतलब फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है वहां पे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन पे चले जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसका डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा. ठीक, तो डेफिनेशन क्या बताता है, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं. गिवन f of x is equal to sin of x minus pi by 3 था, when x is greater than pi by 3 and it is 0 when x is less than pi by 3. ठीक, सो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेना है मुझे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अभी मैं अगर मैं पैरामीटर को s रखती हूँ, मेरे पास अभी वेरिएबल x में लिखा हुआ है, लेकिन सपोज मैं पैरामीटर को s ही रहने देती हूँ. ये पैरामीटर तो मैं अपना चॉइस करी हूँ, मैं इसको s u v कुछ भी नाम दे सकती हूँ. ठीक है, सपोज मैंने इसको s ही रहने दिया तो f ऑफ x का भी जो ट्रांसफॉर्म आएगा वो f बार ऑफ s ही लिखाएगा. ठीक, उसपे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वेरिएबल को तुमने क्या नाम दिया, जरूरी नहीं है इसके अकॉर्डिंग इस वेरिएबल का पैरामीटर का नाम बदलना, वो तुम्हारी इच्छा है. तुम चाहे इसको u लिख सकते हो, चाहे इसको s लिख सकते हो. ठीक, तो f बार ऑफ s जो है वो कैसे मिलेगा हमको, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या बताता है हमको, अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कैसे करना है, हमको फंक्शन को 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करना है. कौन से फंक्शन को, f of x into e to the power
माइनस ऑफ एस, एस हमारा पैरामीटर है, और वेरिएबल एक्स, ठीक, dx। इसको इंटीग्रेट करके हमको जो आंसर मिलता है वो इंटीग्रल जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है, ठीक। अब ये जो फंक्शन है ये हमको दिख रहा है कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाई 3, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ब्रेक द इंटीग्रल एट द पॉइंट पाई बाई 3, ठीक। तो ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 टू इंफिनिटी, ठीक। हमारा लिमिट हमेशा 0 से लेकर इंफिनिटी तक के रहता है, ठीक। तो 0 से पाई बाई 3 तक के इंटीग्रल का फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है देखो, व्हेन x इज लेस देन पाई बाई 3 यानी 0 से पाई बाई 3, इस रेंज में हमारा फंक्शन का वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा 0 इंटू e टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, ठीक। और पाई बाई 3 टू इंफिनिटी हमारे फंक्शन की वैल्यू है साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3 इंटू e टू द पावर माइनस एस एक्स डी, ठीक। तो फर्स्ट इंटीग्रल तो 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल क्या बच गया, पाई बाई 3 टू इंफिनिटी साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3 इंटू e टू द पावर माइनस एस एक्स, ठीक। तो ये जो टर्म है इसको भी हम वही जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ना e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बी एक्स की जगह आ जा रहा है बी एक्स प्लस सी, है ना, यहाँ एक कांस्टेंट टर्म इसके साथ ऐड हो रहा है, लेकिन उस कांस्टेंट टर्म की वजह से फॉर्मूले में और कहीं पे चेंज नहीं आता, सिर्फ ये फंक्शंस जो होते हैं मतलब एंगल्स जो है उनको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, लीनियर फॉर्म में, क्योंकि एक्चुअली ये जो टर्म है ये चेंज नहीं हो रहा, एक्स का पावर यहाँ पे भी 1 है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। इसका फॉर्मूला आ जाता है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस b कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक। मतलब कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिखते वक्त हम पूरे एंगल को लिखते हैं, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल को लिख लें तो क्या आ जाएगा देखो, a की वैल्यू यहाँ क्या है हमारे लिए माइनस एस, और b की वैल्यू है 1, x का कोएफिशिएंट b है, और c जो है वो है पाई बाई माइनस पाई बाई 3, ठीक। तो ये c जो है वो और कहीं यूज नहीं होगा, एंगल के अंदर ही यूज होगा, a और b से ही हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो a की वैल्यू है माइनस एस, b की वैल्यू है 1, तो वी विल बी हैविंग e टू द पावर माइनस एस एक्स अपॉन a square that is s square plus 1 square into a that is minus s sine of bx plus c that will be x minus pi by 3 minus b which is 1 cos of bx plus 3 c which will be cos of x minus pi by 3, ठीक। अब इसमें इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट इज फ्रॉम पाई बाई 3 टू इंफिनिटी, ठीक। नाउ पुट द लिमिट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। अपर लिमिट डालने से क्या वैल्यू आएगी बताओ, तुम लोगों को पता चला है ना कि तुम्हारा जो सीटीए है वो ऑफलाइन ही होगा, हैव यू गॉट द इंफॉर्मेशन, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग सबको आना पड़ेगा ना ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए, नहीं आओगे तो भी कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन इट विल बी आई थिंक इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, मे बी CT1 के मार्क्स को हटा के और तुम लोग का कैलकुलेट किया जाएगा मार्क्स ना, और CT2 में भी मतलब कहीं कहीं ना कहीं जब भी आओगे ऑफलाइन आना पड़ेगा तभी एग्जाम दे पाओगे। तो मैंने बेटर है कि तुम लोग सब अभी से प्लान कर लो कैसे ऑफलाइन एग्जाम देना है, उसके हिसाब से ही तैयारी करो और उसके हिसाब से ही मतलब अपने अरेंजमेंट्स करो। CT1 इजियर पड़ता है, CT2 में स्कोर तुम लोग नहीं कर पाओगे, है ना, CT2 में 3 यूनिट्स आएंगे, हड़बड़ी में लास्ट लास्ट में पढ़ोगे, CT1 में बढ़िया स्कोर हो जाएगा क्योंकि पूरा दोनों यूनिट कंप्लीट हो चुका है, यू हैव द टाइम टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स।
Okay, tell me what is the value you are getting? अपर लिमिट पे क्या आ रहा है आंसर? मैम 0। 0 आ रहा है, ठीक, क्योंकि ये आ जाएगा e to the power माइनस इंफिनिटी, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. नाउ एट आवर लोअर लिमिट यू विल बी हैविंग फर्स्ट e to the power माइनस ऑफ, क्योंकि 0 है यहाँ पे, 0 माइनस ऑफ e to the power माइनस s इंटू पाई बाई 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, x की जगह पाई बाई 3 पुट करोगे तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा विच इज 0, सो ये टर्म 0 हो जाएगा. सेकेंड टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 विच इज 1, सो यू आर लेफ्ट विथ माइनस 1. सो आंसर इज e टू द पावर माइनस पाई s बाई 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. ये आंसर आएगा. तो ये यहाँ पे ही चेंज है, देखो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो जाता, मतलब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो एक्चुअली तुमको आंसर मिलता 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आता. लेकिन ये क्योंकि डिसकंटिन्यूस था, पाई बाई 3 के बाद ही डिफाइन था, इसीलिए ये वैल्यू में चेंज आ गया. एक और चीज यहाँ पे नोट करके रखना, देखो जैसे ही डिसकंटिन्यूस, जब भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन आता है ना, उसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लीकेशन जरूर आता है. ये चीज ध्यान रखना, इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे. जब भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसमें जरूर एक्सपोनेंशियल टर्म दिखता है. Noted? Yes, ma'am. Okay. Now next topic you have in your book is transform of some special functions. ठीक, ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है और उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, जिसमें से है बेसिस फंक्शन, एरर फंक्शन, लॉगियर्स पॉलिनोमियल. तो ये सारी जो टर्म्स है ना, बेसिस, लॉगियर्स, एरर फंक्शन, ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बेसिस फंक्शन तुम लोग और जाके मतलब तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअल है नहीं बेसिस फंक्शन. तुम लोग उसमें सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके स्पेशल टॉपिक में पढ़ते हो उसको, बेसिस फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे इस ये से तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. ठीक, पीरियोडिक फंक्शन अगर हो जाता है तो उसका ट्रांसफॉर्म में के फॉर्मूले में क्या चेंज आता है वो हमको देखना है. ठीक, सो नोट द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. So what we are assuming is we are taking that the function is periodic with the period t, है ना. मतलब कि क्या हो जाएगा, f of t plus capital T will be equal to f of t. So we will say that function f of t is periodic with period capital T. ठीक, तो उसकी वजह से होगा क्या, देखो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ना 0 to infinity का, ये इसको हम बार बार ब्रेक कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ t, है ना. मतलब मैं ये 0 to infinity को ऐसा ब्रेक कर सकती हूँ, 0 to t प्लस t to 2t, फिर प्लस 2t to 2 3t सो ऑन. फिर हम लोग ने ये का इंटीग्रेशन के ये पढ़े हुए हैं कि उसका अगर लिमिट हमको चेंज करना रहता है, मतलब तो वेरिएबल को कैसे चेंज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर वेरिएबल x के टर्म्स में, यहाँ पे भी x के टर्म्स में, तो मैं अगर वेरिएबल में ऐसा एज्यूम कर लूँ y इज ए वेरिएबल x माइनस t, तो ये जो रेंज है इसका ये वापस से 0 to t के फॉर्म में आ जाएगा, और इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा. तो ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट लगा के हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं. तो एक्चुअली फॉर्मूले में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला कुछ नया है, एक्चुअली फॉर्मूला वही है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. इसी फॉर्मूले में ये जो इंटीग्रेशन है 0 to infinity, इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट वी आर आवर पीरियड इज आवर फंक्शन इज पीरियोडिक. सो हमने अपने पीरियड्स को, जो हमारा इंटीग्रल है उसको उसके पीरियड के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया और फिर उस पीरियड को अरेंज कर लिया जिससे कि सारे टर्म्स जो है वो पीरियड 0 to t के फॉर्म में आ जाए. ठीक, इसीलिए ये जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाता है. दिस बिकम्स इक्वल टू
0 to capital T e to the power minus st f of t dt upon 1 plus, oh sorry, 1 minus e to the power minus st, ऐसा बन जाता है। ठीक, सो अगर एफ ऑफ टी हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमको मालूम है कि कैपिटल टी है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करने की जगह 0 टू कैपिटल टी ही हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूला देखो सेम है ना, हम वही टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं, e टू द पावर माइनस टी इंटू एस टी इंटू एफ ऑफ टी को, लेकिन यहाँ 0 टू इंफिनिटी था, उसको शॉर्ट करके क्या बना लिया हमने, 0 टू टी। ये जो शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे जो मतलब मेथड लगाया, उसकी वजह से ये वाला एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। इस डेरिवेशन को तुम बुक में अच्छे से देख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछते, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता दिया कैसे फॉर्मूले में चेंज आता है। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मेनी टाइम्स डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक, और वैसा नहीं पूछे तो क्वेश्चन दे देते हैं, एक फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है इस पीरियड का, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। ठीक, तो लेट अस चेक हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। सबने फॉर्मूला लिख लिया? Yes, ma'am. So note the question then. Find the Laplace transform of the full wave rectifier find the Laplace transform of the full wave rectifier f of t is equal to e sin omega t, where 0 is less than t is less than pi upon omega, having period pi by omega. तो हमको बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर को डिनोट कर रहा है, जिसकी वैल्यू जो है रेक्टिफायर से होने वाले पास होने वाले करंट का जो रिलेशन मिलेगा हमको टाइम के साथ, वो किस फंक्शन इक्वेशन से मिल जाएगा, e इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे हम लोग को t जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 टू पाई बाई ओमेगा लेनी है, और हमको ये मानना है कि ये पीरियोडिक है विद पीरियड पाई बाई ओमेगा। ठीक, तो ये चीज को ध्यान रखना, जिसमें क्वेश्चन में तुमको पीरियड या पीरियोडिक फंक्शन या बोल दे या पीरियड ये है, उसमें सब में तुमको पीरियोडिक वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। ठीक है, तो पीरियोडिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं। गिवन f of t is equal to e sin omega t, 0 is less than t is less than pi by omega, then या लिख सकते हो, we know that Laplace transform of periodic function with period t is, अभी हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो है, अगर एफ ऑफ टी पीरियोडिक है तो क्या बन जाएगा, 0 टू कैपिटल टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये इंटीग्रेंट जो है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, वैसा ही है,
बस ये लिमिट चेंज हो रही है, 0 टू इंफिनिटी नहीं लेना है, 0 टू कैपिटल टी लेना है, और उसके बाद जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड करना है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी से, ठीक। सो अब हम लोग अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो क्या है, ई साइन ओमेगा, इसको एफ ऑफ टी लिखते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल टी इज डिनोटिंग द पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्या है हमारे फंक्शन का पीरियड, बोलो, पाई बाय ओमेगा। यस, पाई बाय ओमेगा। तो 0 टू पाई बाय ओमेगा ई टू द पावर माइनस एस टी। अब देखो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो 0 टू पाई बाय ओमेगा कंटिन्यूस ही है, तो हम लोग ये पूरा फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ टी की जगह यहाँ लिख सकते हैं ई साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक। और डिनोमिनेटर का ये टर्म ये तो फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, वही आ जाएगा। तो कैपिटल टी हमारा था पाई बाई ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा, ठीक। तो ये इंटीग्रल के बाहर है, ये ध्यान रखना है ना, ये इंटीग्रल के बाहर है, कांस्टेंट है ये अब इसको इंटीग्रेट करना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ टी तो आएगा ही नहीं, ठीक। इसको बाहर कर दिया, माइनस पाई एस बाई ओमेगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, 0 टू पाई बाई ओमेगा, कैपिटल ई भी कांस्टेंट है, ई के बारे में कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। अब हमारे पास बच गया e टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये अभी हमने वो फॉर्मूला लगाया, कौन सा लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का, अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख लो यहाँ पे, a की वैल्यू है माइनस एस, b की वैल्यू है ओमेगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, a that is minus s sin omega t minus b which is omega cos omega t, and then we will be putting the limit 0 to pi by omega, okay. So we are having e upon 1 minus e to the power minus pi s upon omega into, अब ओमेगा पहले अपर लिमिट पुट करके देखते हैं, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहां सामने आ जाएगा e टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे तो फर्स्ट में आएगा देखो साइन ऑफ ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा, तो बचेगा साइन ऑफ पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक। यहाँ भी आएगा कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस ओमेगा, ठीक। लोअर लिमिट डालेंगे e टू द पावर 0 आ जाएगा विच इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी जब t की जगह 0 डालोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 1 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस ओमेगा, ठीक। तो यू आर गेटिंग e इंटू 1 अपॉन e टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा, दोनों ही टर्म्स का डिनोमिनेटर देखो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, दोनों ही टर्म्स में ओमेगा भी कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस e to the power minus pi s upon omega, okay. So we are actually getting e omega upon s square plus omega square 1 plus e to the power minus pi s upon omega upon 1 minus e to the power minus pi s upon omega। अब देखो ये वाला जो टर्म है यहाँ तक के तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि ये सिंपल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। कैन यू टेल मी एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म होने की जगह एक फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। कैन यू टेल मी हाउ कैन वी डू दैट?
चलो एक हिंट ले देती हूँ. यू पुट फर्स्ट पाई एस अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, ऐसा ले लो. तो ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, ई ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा. इस टर्म को हमको ऐसा रीअरेंज करना है कि ये एक सिंपल फंक्शन के फॉर्म में आ जाए. एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कौन से फंक्शंस आते हैं, कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं? हाइपर. हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शन. सोच के देखो तो ये किसी हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में आ सकता है क्या? क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और तुम लोग उसको यहाँ पे छोड़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे. तुमको इसको आगे सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा. हाइपरबोलिक फंक्शन का जो बेसिक फंक्शन है जहां से सारे डिराइव होते हैं वो है साइन थीटा और कॉस थीटा. तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? साइन थीटा नहीं, साइन हाइपरबोलिक थीटा. साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ई पावर एक्स माइनस एक्स इंटू. हाँ, ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2. वैसे ही कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैम बस प्लस आ प्लस आ जाता है. हाँ, प्लस आ जाता है. ठीक. और अगर मेरे को ये दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे टाइन हाइपरबोलिक का मिल जाएगा. ऊपर प्लस साइन को ऊपर लेना है तो वो कॉट हाइपरबोलिक का बन जाएगा. तो ये इस टर्म को मैं कॉट हाइपरबोलिक में चेंज कर सकती हूँ अगर ये टर्म्स मुझे इस फॉर्म में मिल जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो इसको ऐसे फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, बता सकते हो? मैम ई पावर थीटा. हाँ, ई टू द पावर थीटा से ई टू द पावर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहला. डिवाइड हाँ बोलो. हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये आएगा ई टू द पावर माइनस थीटा, ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 थीटा. उससे तो हमारा काम नहीं होगा. एक पॉजिटिव पावर चाहिए, एक नेगेटिव पावर चाहिए. मैम ई टू डी पावर माइनस थीटा को ई टू डी पावर माइनस थीटा बाई 2 अपॉन ई टू डी पावर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. हाँ राइट. या उससे भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, ई टू द पावर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो टर्म है इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा ई टू द पावर थीटा बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा माइनस थीटा प्लस थीटा बाई 2 बन जाएगा माइनस थीटा बाई 2. तो हमको इस तरह के कॉम्बिनेशन में टर्म्स मिल जाएंगे. ठीक. तो हम सिंपल क्या करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई टू द पावर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा ई टू द पावर थीटा बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 अपॉन e to the power theta by 2 minus e to the power minus theta by 2. ठीक. अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, हमने यहाँ साइन और हाइपरबोलिक का और कॉस हाइपरबोलिक का लिखा है, तो क्या मेरे को बता सकते हो ये किसका फॉर्मूला बना? कॉट हाइपरबोलिक. यस, कॉट हाइपरबोलिक का, है ना. तो ये हमारा आ गया ई ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक थीटा बाय 2. ठीक. तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म था वो और सिंप्लीफाई हो गया. अब लेकिन हमने थीटा तो अपने से नाम दिया था, उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर लेते. थीटा का नाम क्या था, पाई एस बाई ओमेगा. तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक पाई एस ओमेगा पाई एस अपॉन 2 ओमेगा. ना पाई एस ओमेगा अपॉन 2 था, पाई एस अपॉन ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम पाई एस बाय 2 ओमेगा. गॉट इट. तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा एफ बार ऑफ एस. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम एक बार फिर से वो सिंप्लीफाई वाला समझा दीजिए ना. हाँ, कहाँ से बताओ, ये वाला कहाँ टर्म. से वो,
हाँ, जहाँ से वो वन प्लस ई की पावर माइनस थीटा वाला सिंप्लीफाई किया ना, वहां से एक बार फिर बता दीजिए। हाँ ये देखो, ये आ रहा है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा। ठीक, मुझे हम लोग को सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तो इट इज पॉसिबल टू गेट इट इन फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक। ठीक, तो हाइपरबोलिक के फॉर्मूले जो है, जितने भी फॉर्मूले तुम देखोगे सब में कॉम्बिनेशन इस तरह का है, एक पॉजिटिव पावर है और एक नेगेटिव पावर है, बीच में या तो माइनस साइन है या प्लस साइन है। अब मुझे मालूम है ये का इन दोनों का मैंने लिख लिया, इन्हीं से मैं सारे फॉर्मूलेस बना सकती हूँ। कॉट हाइपरबोलिक का बन जाएगा e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा। tan हाइपरबोलिक थीटा का बन जाएगा e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा। ठीक, तो मैं या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ला सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर सिर्फ 2 होता या नहीं भी होता तो उसको साइन में या कॉस में लेते, क्योंकि ये इस तरह के रेशियो के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि tan या cot बना सकते हैं। लेकिन tan या cot दोनों ही बनाने के लिए मुझे एक पॉजिटिव पावर चाहिए, एक नेगेटिव पावर चाहिए। यहाँ सिर्फ नेगेटिव पावर आ रहा है। ठीक, तो मुझे इस टर्म को पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई चाहिए, है ना। इस टर्म को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए मुझे एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि एकदम बराबर पे जाए, मतलब इसको पॉजिटिव बनाए उसको नेगेटिव बनाए और सेम रहे, है ना। तो माइनस थीटा का आधा ले लो, कितना हो गया माइनस थीटा बाई 2। तो अगर मैं इसको माइनस थीटा बाई 2 के फॉर्म में ला सकूं तो ये प्लस थीटा बाई 2 बनेगा, है ना। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम लोग, e टू द पावर माइनस थीटा यानी हो गया e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। e टू द पावर 2a अगर लिखा है तो e टू द पावर a प्लस a। ठीक, तो ये जो टर्म है इसको अगर मैं एक को ऊपर रहने दूं और एक को नीचे ले जाऊं तो ये ऐसा आएगा e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 अपॉन e टू द पावर थीटा बाई 2। ऐसा करके टर्म्स को लिख लिया और एलसीएम ले लिया तो भी यही बनेगा। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है, मुझे इस टर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में लाना था तो मैंने इसको इसके आधे से पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया e टू द पावर थीटा बाई 2 से। ठीक है, अब जो टर्म बन गया ये वाला, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉट हाइपरबोलिक का, तो मैंने कॉट हाइपरबोलिक के फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात? यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही अगर यही सेम टाइप का टर्म होता, अगर ऐसा लिखा रहता, अगर सपोज हमारे पास टर्म ऐसा आ जाता e टू द पावर थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन e टू द पावर थीटा प्लस 1, तो भी हम क्या करते हैं e टू द पावर थीटा बाई 2 से माइनस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये वाला e टू द पावर थीटा बाई 2 बन जाता, ये वाला माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 बन जाता, e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 बन जाता, और ये बन गया e टू द पावर थीटा बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan का। ठीक, तो जब भी ऐसा टर्म है या फिर ऐसा टर्म है माइनस के फॉर्म में या प्लस के फॉर्म में और दूसरा कांस्टेंट है 1 है, तब हम उसको ऐसे tan या cot में चेंज करते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पीरियोडिक फंक्शन का एक ही क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस भी है वो भी इजी है, तुम लोग बना सकते हो खुद से। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है उनके फॉर्मूलेस मैं बता देती हूँ। पीरियोडिक फंक्शंस के क्वेश्चन तुम लोग देख लेना। ये है एक्सरसाइज नंबर 21.2 जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ। ठीक, उसमें से फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के बनाना, लास्ट वाला क्वेश्चन मत बनाना, वो जो है स्पेशल फंक्शंस के ऊपर है, J0 ERF इस तरह से लिखा हुआ है, वो स्पेशल फंक्शंस है, वो तुम लोग को नहीं बनाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तुमको नहीं बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है, मतलब कोई भी अगर फंक्शन है एफ ऑफ टी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद हमने देखा
कि कुछ स्पेशल जो फंक्शंस हमको जनरली बार बार यूज होते हैं, हमको प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में आते हैं, उनका हमने डायरेक्टली फॉर्मूला जो है याद कर लिया। जो कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल 0 to infinity, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो हमने एज फॉर्मूला डिराइव करके याद कर लिया, ठीक। और उनको कैसे यूज करना है वो सीख लिया हमने, प्रॉपर्टीज कुछ सीख ली हमने। फिर हमने देखा कि अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं और उनको कैसे यूज करना है वो भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी और उसके डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म निकालने बोल रहे हैं, यानी कि तुम्हारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव ये निकालने की, ट्रांसफॉर्म निकालने की जगह बोल रहे हैं डी एफ ऑफ टी अपॉन डी टी का वैल्यू फॉर्मूला निकालना। जबकि एफ ऑफ टी इतना कॉम्प्लिकेटेड है और या ऐसा है कि तुम उसको बार बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते, करके उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना चाहते, डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, ठीक। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो इसी तरह के और फॉर्मूलेज हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, अगर फंक्शन टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाए तो कैसा फॉर्मूला चेंज होगा, अगर टी से डिवाइड हो जाए तो उस पर क्या चेंज होगा। मतलब कि अब हमने फंक्शंस का पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं कि फंक्शंस पे किसी तरह का ऑपरेशन है तो वो ऑपरेटेड टर्म का कैसे हमको ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। So let us get the first one, transform of derivative. Note the topic, transform of derivative. मैं अब यहाँ पे ना फॉर्मूलेस तुम लोगों को लिखाते जा रही हूँ, डेरिवेशंस नहीं बताऊंगी। यू गो थ्रू द बुक, इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू द फॉर्मूलास, ओके। मैं अभी सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूला लिखाते जा रही हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैं तुम लोगों को दो स्टेप में लिखाती हूँ। एक पहले डी बाई डी टी का, मतलब अगर हमारे पास सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ ऑफ टी का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ बार ऑफ एस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी। ये कैसे निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, और फिर जनरल फॉर्मूला, ठीक। तो सबसे पहले लिख लो, if L of f of t is f bar of s, then Laplace transform of d by dt of f of t is equal to s into f bar of s. S into f bar of s, ये होता है फॉर्मूला when you are differentiating the function one time. यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि f of 0 जो है उसकी वैल्यू 0 आएगी, नहीं सॉरी, s इंटू एफ बार ऑफ s इंटू एफ ऑफ 0 लेना है, f ऑफ 0 यहाँ पे 0 नहीं मानना है, ठीक है। इसमें लिख लो s इंटू एफ बार ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0, ये फॉर्मूला लिखना है। नोटेड। लिख लिया। मतलब अगर हमको डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म निकालना है तो पहले हमको उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, उसको s से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो f ऑफ 0 से। f ऑफ 0 कैसे मिलेगा, ये जो तुम्हारा फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ t, उसमें t की जगह 0 डालोगे तो f ऑफ 0 मिलेगा, ठीक। अब इसका ही जनरलाइज फॉर्मूला लिख लो, द nth डेरिवेटिव यानी कि dn अपॉन dt टू द पावर n ऑफ f ऑफ t, और दैट इज यू कैन राइट इट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ n ऑफ t, मतलब तुमने फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, पावर में ब्रैकेट में n लिखते हैं। सिर्फ n लिखने का मतलब क्या हो जाता है, उतनी बार फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ब्रैकेट में लिख लेते हैं मतलब उतनी बार वो डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ t इज गिवन एज s टू द पावर n
f bar of s minus s to the power n minus 1 f of 0 minus s to the power n minus 2 f dash of 0 minus s to the power n minus 3 f double dash of 0, so on up to last term will become minus of n minus 1th derivative of f at x is equal to 0, t is equal to 0. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द nth डेरिवेटिव. पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. लिख लिया? Yes. अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम लोग, जो कि हम लोग बार बार यूज होते हैं, जैसे 2 बार डिफरेंशिएटेड या 3 बार डिफरेंशिएटेड, यहाँ तक के टर्म्स हम बार बार यूज करते हैं. ठीक, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ऑफ f ऑफ t, और यू कैन राइट इट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t. ठीक, तो कैसे यूज करना है फॉर्मूले को वो समझ लो. यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? 2, है ना. n इज 2, हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या हो गई? 2. तो ये पहला टर्म क्या बन गया? s स्क्वायर. ठीक, f बार ऑफ s. f बार ऑफ s क्या है? ये f ऑफ t जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, माइनस s टू द पावर n माइनस 1 करना है, यहाँ पे 2 था तो ये 1 बन जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू f ऑफ 0 आ जाएगा. ठीक, माइनस s का पावर, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? n माइनस 2, n माइनस 2 बन गया यहाँ, s का पावर 0, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? f डैश ऑफ 0. बस यहाँ तक के हमको जाना है, जब तक के s का पावर 0 नहीं हो जाता. ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. लास्ट टर्म जो है उसमें s का पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक, और ये जो टर्म आएगा वो ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगा? वो n माइनस 1 तक. ये 2 बार डिफरेंशिएटेड था, तो उससे एक बार डिफरेंशिएटेड जो टर्म होगा उसमें t की जगह 0 डालने से जो आएगा वो यहाँ पे पुट करना. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया व्हेन वी आर फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t. क्या हो जाएगा? s स्क्वायर f बार ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0. ठीक, यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, ऑल दिस वैल्यूज आर डिफाइंड एंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम्स इज पॉसिबल फॉर द गिवन फंक्शन. जो हमारा फंक्शन है वो n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, ये हम मान के चलते हैं. ठीक, तभी हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. वैसे इसी फॉर्मूले में देखो, अगर मुझे 3 टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन का निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ t, तो फॉर्मूले में क्या आएगा बताओ? पहला टर्म क्या बनेगा? टेल मी फास्ट. S cube s क्यूब f बार ऑफ s, है ना. यहाँ पे 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी n की जगह 3 डालते जाएंगे. फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? S square f0 s स्क्वायर ऑफ f0 माइनस s इंटू f डैश ऑफ 0 माइनस f डबल डैश ऑफ 0. मतलब क्या करना तुमको? पहला टर्म जो है उसमें s का पावर उतना ही लेना है जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, और मल्टीप्लाई किससे करना है? f बार ऑफ s से, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t से. उसके बाद के सारे टर्म्स माइनस होंगे सबसे पहले, और उनमें किस ऑर्डर में जाना है? यहाँ जितना पावर लिखा है s का उसको कम करते जाओ, s का पावर रिड्यूस करते जाओ, तब तक के लिखो जब तक के x का पावर 0 नहीं आ जाता. ठीक, और टर्म्स में क्या मल्टीप्लाई होगा? पहले f ऑफ 0, फिर f डैश ऑफ 0, फिर f डबल डैश ऑफ 0, सो ऑन. इट विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डिफरेंशिएटिंग. तो यानी कि जब मैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगी तो उसमें मुझे 4 टर्म दिखेंगे. 4 टाइम्स डिफरेंशिएटेड वाले का लिखूंगी तो मुझे 5 टर्म दिखेंगे. हमेशा ये फिक्स रहेगा. कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, वो कितनी बार डिफरेंशिएटर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा. ठीक, तो फॉर्मूले को इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा इजियर पड़ेगा. रट्टा मारोगे ना इस फॉर्मूले को तो बहुत मुश्किल है याद रखना. तुम लोगों को ज्यादातर ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, ये और ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है कई बार. लेकिन फॉर्मूला पूछ देते हैं डायरेक्टली, फाइंड राइट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तब तुमको ये फॉर्मूला इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक, बाकी फॉर्मूला यूज करने के लिए ये 3 फॉर्मूले अगर यूज कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक, तो याद कैसे करो, ऐसे रटो मत कि ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है, सिर्फ ये याद रखो कैसे टर्म्स को लिखना है। पहला टर्म कैसे लिखना है हमको, s का पावर उतना लो जितनी बार डिफरेंशिएटेड है टर्म और f बार f से मल्टीप्लाई कर दो, फिर s का पावर रिड्यूस करते जाओ, सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे, फर्स्ट टर्म सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे, और s का पावर रिड्यूस करते जाओ, तब तक करना है जब तक कि s का पावर 0 नहीं हो जाता, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, शुरू करना है f(0) से, f(0) से हमेशा शुरू होगा, उसके बाद जितने टर्म्स आते जाएंगे s का पावर जो रिड्यूस होता है तो जितने टर्म्स मिलेंगे उसके हिसाब से f डैश f डबल डैश सब जगह निकालना है, और सबको कहाँ पे निकालना है, t इक्वल टू 0 पे निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट फॉर्मूला ओके, टाइम ओवर हो चुका है। ओके, विल डिस्कस नेक्स्ट फॉर्मूलाज इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। लेट मी रिकॉर्ड द अटेंडेंस। Wait a minute. Ma'am, your mic is off. यस, बाकी फॉर्मूलेज में हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। योर अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.